करमपुर कहकर एक गांव होता है जिसमें यशपाल अपनी बीवी रमा और छोटी बेटी बिट्टी के साथ रहता है। यशपाल एक गरीब किसान होता है जो अपने खेत में प्याज उगाकर पूरे गांव के प्याज बेचने वालों को प्याज बेचता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। एक सुबह जब घर पर यशपाल का परम मित्र मनीष आता है, तभी ये लीजिए जी, आपका और मनीष भाई साहब का नाश्ता। आज हमारे खेत के प्याज से ही गर्मा गर्म चटाकेदार प्याज के पराठे बनाए हैं। जहाँ जाओ वहाँ हमारे खेत के प्याज की तारीफ की जाती है। अब हमारे खेत के प्याज हैं ही इतने कमाल के, तो लोग तो तारीफ करेंगे ही ना, क्यों मनीष? हाँ हाँ, और क्या, सही तो कह रहा है। पूरे गांव में सिर्फ तेरा ही प्याज मशहूर है। तूने बाकी प्याज बेचने वालों की तो छुट्टी ही करवा दी है यशपाल। ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं बस अपने काम को एक पूजा की तरह करता हूँ, जिसमें मेरा मन तन और आत्मा सब कुछ शामिल होती है। शायद इसलिए मुझे अपनी मेहनत का फल इतना अच्छा मिला है। मनीष, अब मैं एक और जमीन खरीदने वाला हूँ गांव में। अभी तक मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई है, लेकिन तू पहला आदमी है जिससे बता रहा हूँ। क्या बात है भाई यशपाल, बधाई हो मेरे भाई। तू यूं ही खूब तरक्की कर और बहुत आगे जा। धन्यवाद मेरे भाई। मनीष यशपाल के सामने उसकी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में उसके लिए काफी जलन होती है जो वो दिखाता नहीं है। वो घर जाकर बस यशपाल की तरक्की के बारे में ही सोचता रहता है। ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। यशपाल दिन ब दिन बस अमीर और प्रसिद्ध होते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यशपाल मुझसे आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं यशपाल की खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगा, हर हाल में बर्बाद करके रहूंगा उसे मैं। एक रात जब यशपाल और रमा बिट्टी के साथ बाहर घूमने गए होते हैं, तभी मौके का फायदा उठाते हुए मनीष वहां पर उनकी खेत के पास आता है और चुपके से फटाफट वहां पर आग लगाकर चला जाता है। बेचारे यशपाल का खेत पूरी तरह से जलने लगता है। आग पूरे खेत में पल भर में तेजी से फैल जाती है। जब वो लौटता है, तब अपने खेत को जलकर राख होते हुए देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, मेरा खेत? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया रमा? मेरा खेत जलकर राख हो गया। मेरे बरसों के खून पसीने की मेहनत एक पल में जलकर राख हो गई। अब मैं क्या करूंगा रमा? अब मैं क्या करूंगा? जी संभालिए अपने आप को। पता नहीं किसने किया ये सब। ये सब नहीं होना चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा और बहुत गलत हुआ है। बाऊजी, आप रोइए मत। भगवान जी हमारे खेत को फिर से ठीक कर देंगे। आप ही कहते हैं ना, जब जब हम मुसीबत में होते हैं तब तब भगवान जी हमारी रक्षा करते हैं, तो वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। हाँ बिट्टी के बाऊजी, भगवान जी हमें इस मुसीबत भरे समय से बाहर जरूर निकालेंगे। यशपाल अब बहुत टूट चुका था। वो अब दूसरी जगह काम ढूंढने का विचार करता है। तभी मनीष उसके पास आकर उसे कुछ जगह के पते बताता है। यशपाल, तेरे जीवन को जरूर किसी की तो बुरी नजर लगी है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तू एक काम कर, तू इन जगह पर जा जिनका मैं तुझे पता बता रहा हूं। यहाँ अगर कुछ काम मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, तनख्वाह भी अच्छी मिल सकती है। क्या? वाकई में? ठीक है मनीष, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहीं पर जाऊंगा काम की तलाश करने। बस भगवान से प्रार्थना करना कि इनमें से कहीं किसी जगह पर मुझे काम मिल जाए। तुझे काम जरूर मिलेगा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है मनीष, चलता हूं मैं। यशपाल वहां से चला जाता है। बेचारा यशपाल, ऐसे मैंने जितने भी पते दिए हैं उनमें से कहीं भी इसे काम नहीं मिलने वाला है। ये बस सुबह से शाम तक चल चल कर थक जाएगा, और वही तो मैं चाहता हूँ। बड़ा अमीर बनने चला था ना, अब देख
तुझे कितना गरीब बनाता हूं मैं। हैं? बेचारा यशपाल उन सब जगह पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को थक हार कर घर आता है और बहुत दुखी हो जाता है। जी हिम्मत रखिए। यो दुखी होकर हिम्मत हार कर कैसे चलेगा? आपको आगे बढ़ना ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस आप हिम्मत मत हारिए जी। क्या करूं रमा, मैं हिम्मत रखने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मुझसे अब और नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा। अरे सबका अच्छा चाहा है मैंने अब तक, उसके बाद भी मेरा ही बुरा हुआ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा है रमा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप हौसला बुलंद रखिए, वो जरूर ठीक कर देंगे सब कुछ। हाँ रमा। अब धीरे धीरे यशपाल के पास जितने पैसे बचे थे वो सारे खत्म होने की कगार पर आ चुके थे। घर में अब राशन तक खत्म हो चुका था। एक दिन जब वो तीनों दाल चावल पकाते हैं, तभी उनके द्वार पर एक साधु बाबा आते हैं और वो कुछ खाने के लिए मांगते हैं। खाने के लिए तो हमारे पास अब केवल ये दाल भात ही है बाबा। ये लीजिए, ये सारा आप ही खा लीजिए। आइए। हाँ बाबा, आपका पेट भरेगा तब हमारा भी पेट भर जाएगा। धन्यवाद बच्चों। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने बेटी। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है। लेकिन बाबा, ये उपहार क्यों? तुमने एक भूखे साधु का पेट भरा है बेटा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। इस पोटली में जादुई बीज है, जिसे बोने से तुम्हारा जला हुआ बंजर खेत फिर से नई हरी भरी प्याज से भर जाएगा। और वो भी मामूली प्याज नहीं, जादुई प्याज की खेती से। ऐसी खेती जिसमें रोज हजारों लाखों अनगिनत प्याज उगते हैं। साधु बाबा की ये बात सुनकर यशपाल और रमा चौंक जाते हैं। क्या? अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। हाँ साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कंधों पर से बहुत बड़ी मुसीबत की गठरी हटाई है। मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूं, इसलिए तुम्हारे घर आया मैं, ताकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले सकूं। परंतु तुम तो इस परीक्षा में सफल हो गए। घर में ये तुम्हारे पास आखिरी अनाज बचा था, वो भी तुमने निस्वार्थ भाव से मुझे खाने के लिए दे दिया। इसीलिए तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सहायता की है। साधु बाबा यशपाल और रमा को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। और जब यशपाल उस जादुई बीज को अपने बंजर खेत में बोता है, तभी तुरंत वहां पर जादुई प्याज की खेती हो जाती है। रमा जितने प्याज निकालती है उतने वहां और ज्यादा उगने लगते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख उन दोनों को काफी आश्चर्य होता है। अब फिर से यशपाल अपने प्याज का व्यापार शुरू कर देता है और फिर से उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक रोज मनीष चुपके से जादुई प्याज को उगते हुए देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नहीं, ये यशपाल फिर से अमीर नहीं बन सकता। मैं इसे जादुई प्याज की खेती को भी चलाकर राख कर दूंगा। मनीष उस जादुई प्याज की खेती को चलाने जा ही रहा होता है कि तभी खेती में आग लगने के बजाय उसे खुद को ही आग लग जाती है। नहीं, नहीं, बचाओ यशपाल, बचाओ, बचाओ, कोई है? आ, आ, आ। मनीष, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मेरा इतना करीबी दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। आज तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब तेरे ही बुरे कर्मों का फल है। मनीष जलकर वहीं पर मर जाता है और उसे उसके बुरे कर्म की सजा मिल जाती है, जिसके बाद यशपाल अपने जादुई प्याज की खेती से खूब प्रगति करता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। शाह परिवार में माला अपने पति उमाकांत, छोटे बेटे सागर और छोटी बहू अंजलि के साथ रहा करती थी। माला का बड़ा बेटा भी होता है जिसका नाम राघव होता है, लेकिन राघव विदेश में रहता है। उसकी बीवी कीर्ति की मौत के बाद
वो विदेश में ही रहने चला गया था। अब सालों बाद फिर से वो अपने घर लौटकर आता है। सागर बेटा, तूने वो राघव की पसंद के पकवान ऑर्डर कर दिए हैं ना? और अंजलि बहू, जल्दी जल्दी आरती की थाली सजा। अरे मेरा राघव आता ही होगा। अरे माला, बेटा सिर्फ 4 सालों बाद आ रहा है, 14 सालों के बाद नहीं। मेरे बेटे पर जो बीती है वो मुझे ही पता है। कीर्ति बहू के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे जीने की आस ही नहीं थी। लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे विदेश से नौकरी का बुलावा आया, और काम के सिलसिले में ही सही उसके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया। ठाकुर जी की कृपा यूं ही मेरे बेटे पर बनी रहे। उतने में घर की डोर बेल बजती है, और जैसे ही माला आरती लेकर दरवाजा खोलती है, वो राघव को एक विदेशी औरत के साथ देखती है, जिसकी मांग में सिंदूर होता है और उन दोनों के गले में वरमालाएं भी होती हैं। उस विदेशी औरत को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एमिली है। मैं धर्म की पत्नी हूँ। क्या? अरे एमिली, धर्म की पत्नी नहीं, ऐसा कहो कि मैं राघव की धर्म पत्नी हूँ। राघव, ये सब क्या है? तूने ये क्या कर दिया? राघव भाई साहब, आपको ले देकर एक विदेशी जेठानी ही लानी थी क्या मेरे लिए? राघव भैया, इतना बड़ा कदम उठाने के पहले आप थोड़ा सोच तो लेते। अरे राघव, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हिंदुस्तान की सारी लड़कियां क्या तुझे लाइन लगाकर राखी बांधने आ गई थी क्या, जो तुझे विदेश की ही लड़की पसंद आ गई? पापा, माँ, सागर, अंजलि, मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ, और एमिली भले ही विदेशी है, लेकिन इसका दिल तो हिंदुस्तानी है ना। सासी माँ, पापू जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे डफोट, पहले सासू माँ और पापा जी बोलना सीख ले, फिर आकर हमसे बात कर। डोबी कहीं की। एमिली, इट्स नॉट सासी माँ, इट्स सासू माँ, एंड इट्स नॉट पप्पू जी, इट्स पापा जी। Oh no, I'm really sorry राघव बेबी। हाय हाय, मेरे सामने मेरे बेटे को बेबी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? बेवकूफ फिरंगन। उप्स, सॉरी सॉरी सासी माँ, मेरा मतलब सासू माँ। एमिली थाली में रखे दिए को फूंक मारकर बुझाती है और घर में नाचते हुए आती है। ठिन ठड़ाक आ जाओ, ठिन ठड़ाक पैरों से भेड़ी जड़ा खोल, नगर संग ढोल बाजे, थाय 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 धम धाय। ये फिरंगन तो बहुत ही अच्छा नृत्य करती है। देखा माँ, उसने दिया बुझाया, लेकिन घर में आते ही हमारे देश की संस्कृति को मान दिया। सिर्फ तेरी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही मैं इस फिरंगन को अपना रही हूँ। एमिली को उसका ससुराल अपनाता तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका दिल जीतने की कोशिश करने लगती है। वो अगले दिन YouTube से देखकर देसी खाना बनाने लगती है। उसे पूरियां बेलनी नहीं आती हैं, तभी अंजलि उसे सिखाती है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, इतनी इंग्लिश तो नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से आपको सब सिखा दूंगी जेठानी जी। थैंक यू सो मच अंजलि, तुम बहुत अच्छी है। तुम भी। ये देखो, ये ना इस तरह, दिस बेलन होल्डिंग इन अ हैंड, एंड देन इसको ऐसे इस पर घुमावी, एंड देन इस तरह से गोल पूरी बनानी। ओके जेठानी जी। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड इजी। मैं तो इसे अभी बनाकर दिखाती हूँ। अंजलि एमिली को खाना बनाने से लेकर हिंदी बोलने तक सब कुछ सिखाने लगती है, और दोनों विदेशी जेठानी और गरीब देवरानी के बीच एक अलग सी दोस्ती बन जाती है, जिससे सास माला को दिक्कत होने लगती है
और वो अंजलि को बोलती है, देख अंजलि बहू, तुझे अगर तेरी जान, तेरा ससुराल और तेरा रिश्ता प्यारा है तो तू उस फिरंगन से दूर रहने लग। मैं नहीं चाहती कि तू भी उसके रंग में रंग के उसकी दूसरी कार्बन कॉपी बन जाए। लेकिन माँ जी, एमिली फिरंगन जरूर है, लेकिन जैसे राघव भाई साहब ने कहा था, वो दिल की एकदम अच्छी है और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा से बहुत प्रेम करती है। अरे मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कपड़े देखे हैं, उसका चाल चलन देखा है, लोग कितनी बातें बनाएंगे तुझे पता है। माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरी विदेशी जेठानी पटाखा नहीं, पटाखों का बॉक्स है, बॉक्स। उसने अभी अभी तो घर में कदम रखा है। देखना, जैसे वो धीरे धीरे हम लोगों का दिल जीत रही है, एक दिन वो आपका भी दिल जरूर जीत लेंगी। मुझे वो सब नहीं पता कि ऐसा कभी कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि ठाकुर जी करे वैसा दिन कभी ना आए। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। एमिली ने उन दोनों की बातें सुन ली होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। एमिली को भावुक देख अंजलि उसके पास जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? कुछ नहीं अंजलि, बस यूं ही आंसू बहने लगी अचानक से। जेठानी जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस अंजलि। चलिए, आज मैं आपको साड़ी पहनना सिखाऊंगी, फिर आप रोजाना साड़ी ही पहनना। ये दैट्स विल बी अमेजिंग, लेट्स डू इट अंजलि। अंजलि एमिली को साड़ी पहनना सिखाती है और एमिली साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। हाय हाय, क्या लग रही हो जेठानी जी, आपको किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। व्हाट हैपेंड अंजलि? तुम्हें ब्रश करने का मन कर रहा है क्या, जो तुम थू 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 कर रही है? वैसी बात नहीं है जेठानी जी, मैं तो आपकी नजर उतार रही हूँ। अब नजर उतारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वार्डिंग ऑफ एविल एमिली, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच राघव बेबी। अगले दिन अंजलि एमिली को गोबर लीपना सिखाती है, लेकिन गोबर लीपते लीपते गलती से एमिली के हाथ से गोबर उड़कर माला के चेहरे पर गिर जाता है। ओह नो, मैंने तो वॉल पर फेंका था, लेकिन ये तो माँ जी के फेस पर लग गया। आई एम रियली रियली सॉरी माँ जी। कल मुंह ही फिरंगन कहीं की, ना जाने कौन सा अंग्रेजी जादू टोना किया इस फिरंगन ने मेरे राघव पर, जो वो इसके प्यार में अंधा हो गया। हाँ, नास पिटी। एक दिन शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज से डील करने एक इंटरनेशनल क्लाइंट आए होते हैं, लेकिन उमाकांत और सागर दोनों को साथ में बुखार आता है और राघव बाहर किसी काम के लिए गया होता है। पता नहीं क्या होगा अब, अगर इस विदेशी क्लाइंट से हमने डील पक्की नहीं की तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं हूं ना। मैं जाऊंगी उस फॉरेनर क्लाइंट से मीटिंग करने और डील पक्की करके ही आऊंगी। एमिली उस इंटरनेशनल क्लाइंट से डील पक्की करती है और उमाकांत के बिजनेस को डूबने से बचा लेती है। एमिली की इस अच्छाई को देख सख्त माला भी आखिरकार पिघल ही जाती है। धन्यवाद एमिली, मेरी बड़ी बहू। तू अगर नहीं होती तो आज तो पता नहीं क्या होता। ना राघव का फोन लग रहा था और ना ही उमाकांत जी और सागर जा सकते थे मीटिंग में, लेकिन ना जाने तूने कैसे डील पक्की कर ही दी। मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन सच कहूँ तो अंदर ही अंदर मुझे तू पहले दिन से पसंद थी। बस मैं अपने प्रेम को दिखलाती नहीं थी और बस सड़ू बनकर नफरत ही करती रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी, ऑल इज वेल नाउ। और मैं अब आप सब के लिए सारी फेमस इंडियन डिशेस बनाऊंगी जो मुझे मेरी देवरानी ने सिखाए हैं। एमिली सबके लिए स्वादिष्ट भारतीय खाना बनाती है और सभी उसे प्यार से खाते हैं और राघव अपना अमेरिका का बिजनेस इंडिया में खोल लेता है और वो सभी एक साथ
खुशी से रहने लगते हैं।